जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कच्छप का वंश। हम पेपर 1 के पार्ट 1 की यूनिट 2 जिसमें कुछ वंश दिए हुए हैं वो पढ़ रहे थे। ये हम सारांश की पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने होलिकर वंश, परिव्राजक वंश, नागवंश देख चुके थे तथा आज हम देख रहे हैं कच्छप का वंश। इस वंश में हम सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे, उनके संस्थापक पढ़ेंगे, राजधानी पढ़ेंगे, शासन क्षेत्र पढ़ेंगे, शाखाएं पढ़ेंगे, प्रमुख शासक तथा परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। कच्छपघात वंश। कच्छपघात वंश का शाब्दिक अर्थ है कछुए को मारने वाला, अर्थात कछुए को मारने वाले को हम कच्छपघात कहते हैं। यह 10वीं-12वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग में इनका शासन था, देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग कौन से? हमारा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी का क्षेत्र, जिसमें से मुख्य हम इन्हें ग्वालियर के क्षेत्र में देखते हैं। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जैन प्रतिमा के लेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। सिहोनिया जो कि मुरैना में स्थित है। दुबकुंड शिलालेख जो कि श्योपुर में स्थित है। सासबहू मंदिर ग्वालियर में, ग्वालियर अभिलेख। नरवर से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख, सिंघानिया ने क्या कच्छा पहना है। दुबकुंड कुंड में नहाने जाएंगे तो कच्छा पहन के जाएंगे। सासबहू मंदिर और ग्वालियर। नरवर, तो नरवर मंदिर भी कहाँ? नरवर से प्राप्त ताम्र शिलालेख। नरवर कहाँ? शिवपुरी में स्थित है। इनका शासन क्षेत्र हम देख लेते हैं। गोपांचल क्षेत्र जो कि ग्वालियर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, अशोकनगर इत्यादि सम्मिलित है। अब हम इसकी शाखाएं देख लेते हैं। इसकी शाखाएं 3 हैं। एक तो ग्वालियर का सिहोनिया के कच्छपघात वंश, और नरवर के कच्छपघात, और दुबकुंड के कच्छपघात। सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्वालियर के सिहोनिया शाखा। इसका संस्थापक वज्रदामन था। इसकी जानकारी हमें सिहोनिया की जैन मूर्ति लेख से मिलती है। महिपाल का सासबहू मंदिर अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। जो सिहोनिया था वो क्या वज्र रखता था अपने साथ, तो सिंघानी अपने साथ क्या रखता था? वज्र रखता था, इसलिए वज्रदामन इसका संस्थापक है। इसके हम अन्य राजाओं में एक बार देख लेते हैं। शासकों का क्रम क्या होने वाला है हमारा। सबसे पहला वज्रदामन, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, शूर्यपाल, महिपाल तथा रत्नपाल। अब हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जो सिंघानिया के पास क्या था? वज्र था। वो क्या किससे लिया था? उसने मंगल से लिया था। मंगल ने उन्हें बहुत कीर्ति मतलब कीमती था, तो मंगल ने उससे बोला था कि ये बहुत कीमती इसलिए आप मुझे मूल देव। तो देवपाल, मूल से मूलदेव हो गया और देव से हो गया देवपाल। तो उन्होंने पद्म मतलब छल से छीन लिया सूर्य, महिपाल और रत्नपाल। इसके अन्य शासक थे। वज्रदामन के बारे में हम देखते हैं। वज्रदामन लक्ष्मण का पुत्र था। कच्छपघात वंश की ग्वालियर शाखा का संस्थापक हम देख चुके हैं। इसकी उपलब्धियों में सिहोनिया से ग्वालियर ने राजधानी परिवर्तित की। गुर्जर शासक विजयपाल को पराजित कर गोपाद्री दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने उपाधि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, जो कि राजौर अभिलेख एवं जैन मूर्ति लेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। कच्छपघात वंश तिलकम और छोणीपति सासबहू मंदिर का अभिलेख इसकी जानकारी देता है हमें। मंगलराज इसका उत्तराधिकारी था। सासबहू का मंदिर, सासबहू अभिलेख, जिस प्रकार सूर्य की सहस्त्र रश्मियां अंधकार को नष्ट करती उसी प्रकार मंगलराज अपने शत्रुओं को विनाश करता है। यह सासबहू अभिलेख में मंगलराज के बारे में लिखा हुआ है। मंगलराज का शासनकाल 995 से 1015 ईस्वी तक रहा है। अगला हमारा राजा है कीर्तिराज। कीर्तिराज को हमने पढ़ा था कीमती, तो 1015 से 1035 ईस्वी में इसका शासन रहा है।
यह मंगल राज का उत्तराधिकारी था। इसके समकालीन शासक महमूद गजनवी तथा विद्याधर चंदेल थे। महमूद गजनवी का शासन 998 से 1030 और विद्याधर चंदेल का 1019। उपलब्धियों में देख लेते हैं। जो महमूद गजनवी था उसको ग्वालियर आक्रमण में को विफल किया था। अगला हमारा राजा अमूलदेव। कीमती चीज़ है तो आप उसका क्या अमूलदेव 1035 से 1055 ईस्वी तक। इसका उत्तराधिकारी कीर्तिराज। यह कीर्तिराज का उत्तराधिकारी था। भुवनपाल तथा त्रैलोक्यमल इसने उपाधियां धारण की थी। इसकी जानकारी हमें सिहोनिया अभिलेख भुवनपाल तथा त्रैलोक्यमल सासबहू मंदिर में अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसने यह उपाधि धारण की थी। इसके बारे में हम और कुछ देख लेते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत समय था। मतलब इसके शासनकाल में सांस्कृतिक दृष्टि अच्छे से हुई थी, जिसमें शिव मंदिर और देवताओं के मंदिर तथा तत्संबंधी मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इसके बाद में अगला राजा था हमारा देवपाल, जो कि मूलदेव का उत्तराधिकारी था। इसकी उपाधियों में हम देखते हैं यह न्यायप्रिय, सत्यवादी, दानशील, धनुर्विद्या में पारंगत था। उपाधि इसने अपराजित विरुद्ध की भी उपाधि धारण की थी। सासबहू मंदिर अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि यह दान में कर्ण से बड़ा था। कर्ण मतलब जो महाभारत का कर्ण था उससे बड़ा था। धनुर्विद्या में पार्थ समान, अर्थात पार्थ का मतलब अर्जुन से महान तथा सत्य में युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ था। इसके बारे में यह जानकारी मिलती है क्योंकि यह देव था तो देव के बारे में सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो इसलिए दान में कर्ण से बड़ा, धनुर्विद्या में पार्थ से महान तथा सत्य में युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ था। अगला हमारा राजा पद्मपाल। पद्मपाल का शासन 1075 से 1000 ईस्वी तक 80 ईस्वी तक रहा है। यह देवपाल का उत्तराधिकारी था। अत्यंत पराक्रमी, सुंदर, प्रजा पालन में मानधाता के समान वर्णित किया गया। इसको परिपंथी उद्देश्यों का उन्मूलन करने वाला मणिकंठ ने उल्लेखित किया। ऐसा सासबहू मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसके बारे में हमें जिस अभिलेख से सासबहू मंदिर अभिलेख से सभी की जानकारी मिलती है, लेकिन ये अभिलेख नहीं है, मंदिर है। तो पद्मपाल ने सासबहू मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला हमारा राजा शूरीपाल। शूरीपाल पद्मपाल का भाई तथा उत्तराधिकारी था। यह कभी भी स्वतंत्र शासक नहीं बना। गुप्त राजा रामगुप्त का यह सामंत था। सासबहू मंदिर अभिलेख शूरी कहा गया है। जो सासबहू मंदिर में अभिलेख में शूरी कहा गया है शूरीपाल को। इसके बाद अगला हमारा राजा महिपाल। महिपाल 1080 से 1104 ईस्वी तक रहा है। यह कच्छपगढ़ वंश का महत्वपूर्ण शासक था। सूर्य जनित सूर्य नंदन सासबहू मंदिर में इसकी जानकारी मिलती है अभिलेख से। इसकी उपाधियाँ थी सूर्य जनित तथा सूर्य नृप नंदन। महिपाल की उपाधि थी। भुवनेकमल तथा कच्छपारी कुलभूषण भी इसकी उपाधि थी। ये किसने कहा था? मणिकंठ ने कहा था। मणिकंठ इनके दरबार में रहते थे। इस सासबहू मंदिर का निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया था। जो पद्मपाल था उसने सासबहू मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन सासबहू मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया था। सोने चांदी के सिक्के जारी किए। अगला हमारा राजा है रत्नपाल, जो कि सिहोनिया शासक का अंतिम शासक था। यह महिपाल का उत्तराधिकारी था। निर्माण इसने गोप पर्वत पर कुल्हड़ सांडिल्य गोत्री ब्राह्मण द्वारा बलराम को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। रत्नपाल के बाद जयपाल, अजयपाल, शहरयाल तथा बछारा देव आदि राजा हुए, किंतु रत्नपाल के समय इस शाखा का पतन हो गया तथा परवर्ती शासक मुगलों के अंतर्गत कार्य करते रहे। ये थी हमारी ग्वालियर की सिहोनिया शाखा। अगली हमारी नरवर शाखा। नरवर शाखा में मात्र 4 ही राजा थे, सुमित्र, गगन, शरद और वीरसिंह। सुमित्र को हम याद करते हैं, हमारा मित्र है कौन? गगन। गगन ने
या फिर हमारे मित्र ने गगन, गगन मतलब आकाश की सरहद को पार कर लिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वीर बोलेंगे। सुमित ने या हमारे मित्र ने गगन की सरहद पार की, तो वह कैसा? हम उसे क्या बोलेंगे? वीर बोलेंगे। तो यह होगा इसके राजाओं का क्रम। ग्वालियर से दक्षिण पूर्व में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर नरवर नामक स्थान है, जो सिंध नदी के तट पर अवस्थित है। यह कच्छप घाट राजवंश की एक शाखा स्थापित हुई। वज्रदामन का पुत्र सुमित्र इसका उत्तराधिकारी या संस्थापक बोल सकते हैं हम। कुशल योद्धा था। सुमित्र के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। एक कुशल योद्धा था। कच्छप घाट वंश की नरवर शाखा का संस्थापक था। साम्राज्यवादी शासक था। अगला गगन सिंह, जो कि 1075 से 1090 में इसका शासनकाल रहा। सुमित्र का यह उत्तराधिकारी था तथा इसने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला हमारा राजा शरद सिंह, जो कि 1030 से 1105 ईस्वी तक रहा है। यह गगन सिंह का उत्तराधिकारी था। प्रबल परम भट्टारक महाराजाधिराज की इसने उपाधि धारण की थी। वीर सिंह 1105 से 1025, यह नरवर शाखा का अंतिम शासक था। तो इस प्रकार हमने दो शाखा, सिहोनिया शाखा और नरवर शाखा देख ली। अब हमारी लास्ट शाखा धूपकुंड, जो कि श्योपुर में थी, उसके बारे में देख लेते। इसके भी 4-5 ही राजा हैं, ज़्यादा नहीं है मुख्य शासकों में, महानतम शासकों में। धूपकुंड शाखा, जो कि श्योपुर में स्थित है, हम देख चुके थे। प्राचीन नाम इसका चंडोबा या डोब था, मतलब इसको प्राचीन समय में हम चंडोबा या डोब कहते थे। ये चांदेलों के सामंत थे। इसकी जानकारी हमें विक्रम सिंह का 1088 का शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती हमें। पहला राजा था युवराज देव। अब देखो, युवराज था, युवराज कौन बनेगा? अर्जुन बनेगा। अर्जुन का पुत्र कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने क्या? विजय हासिल की थी और विक्रम चक्र फहराया था, ये याद कर लेते हैं। तो इसके राजाओं का क्रम होगा। युवराज कौन बना? अर्जुन। अर्जुन ने अभिमन्यु को बनाया। अभिमन्यु ने विजय प्राप्त की और उसे विक्रम या फिर चक्र मिला। तो युवराज 1015 तक था। 1000 से कच्छप घाट कुलभूषण प्रसिद्ध उपाधि धारण की थी इसने। अगला हमारा राजा था अर्जुन। अर्जुन 1015 से 1035 तक रहा है। 1035 तक इसका शासन रहा। यह युवराज का उत्तराधिकारी था। चंदेल विद्याधर, परमार भोज गुर्जर प्रतिहार शासक, राज्यपाल तथा महमूद गजनबी इसके समकालीन शासक थे। संघर्ष राजा भोज के साथ युद्ध हुआ, जिसमें यह विजयी हुआ था। अर्जुन की विजयी हुई थी। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। राजा भोज के साथ इसके मधुर संबंध थे और समकालीन शासक इसके मूलदेव थे, जो कि कच्छप घाट वंश की ग्वालियर शाखा के समकालीन थे, हमने अभी देखा था। विजयपाल अगला शासक है, अभिमन्यु के उत्तराधिकारी, तथा इन्होंने अधिराज विजय की उपाधि धारण की थी। उषा मंदिर के स्तंभलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। अंतिम हमारे राजा थे विक्रम सिंह, 1075 से 1100 ईस्वी तक विजयपाल का उत्तराधिकारी एवं इस शाखा तथा वंश का अंतिम शासक। शाखा का भी और वंश का भी अंतिम शासक कौन था? विक्रम सिंह। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसकी जानकारी हमें धूपकुंड शिलालेख विक्रम सिंह से मिलती है। इसका निर्माण जैन मंदिर निर्मित करवाया था तथा जैन महाचार्य श्री देवसेन की पादुका युगल की स्थापना की थी। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों ग्वालियर की सिहोनिया शाखा, पहली बात तो हमने स्टार्टिंग में कौन सा कच्छप घाट वंश देख रहे हैं। कच्छप घाट वंश की तीनों शाखाएं, ग्वालियर में सिहोनिया के कच्छप घाट वंश, नरवर के कच्छप घाट वंश और धूपकुंड के कच्छप घाट वंश। नरवर शिवपुरी में आता है तो शिवपुरी के कच्छप घाट वंश बोल सकते हैं। धूपकुंड शिवपुर में आता है तो शिवपुर के कच्छप घाट बोल सकते हैं। इसके बाद में हमने राजा देख लिया वज्रदामन। वज्र किससे खरीदा? मंगल से खरीदा। मंगल कीमती था, तो वज्रदामन ने अपना मूल देव था उसका बोला कि मूल देव
देव उसने पद्मपाल मतलब छल से चुरा लिया। तो सूर्य भगवान को गुस्सा आया तो उसने महिपाल को भेजा और उसके रत्न चुरा लिए। तो ये हो गया शासकों का क्रम। ग्वालियर की सियोनी शासक है। और इसके बाद में अगली हमारी थी नरवर शाखा। नरवर शाखा में 4 ही राजा थे, सुमित्र, गगन, शरद और वीर। हमारा जो मित्र था गगन अर्थात आकाश को की शरद को जीत लिया, इसलिए हम उसे वीर कहेंगे। दुक्कुन शाखा युवराज अर्जुन ने अभिमन्यु, युवराज कौन था? अर्जुन था। अर्जुन ने अभिमन्यु को भेजा तो अभिमन्यु विजय मिली तो उसने चक्र फहराया चारों ओर। अब हम कच्छप गण वंश की सामाजिक स्थिति, उसके बाद में आर्थिक स्थिति, कला एवं वास्तुकला, मंदिरों की विशेषता, प्रमुख मंदिर और परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।